देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते हैं वैसे वैसे एक बार फिर वही पुराना सवाल उभरने लगता है। क्या मुस्लिम वोट इस बार भी निर्णायक भूमिका निभाएंगे या फिर उनका बिखराव किसी और समीकरण को जन्म देगा? देश के सबसे बड़े राज्य में करीब 19 से 20% मुस्लिम आबादी है और करीब 140 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर ये जो समुदाय है वो चुनावी परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। तो ऐसे में दोस्तों, समाजवादी पार्टी की तरफ से दो बड़े मुस्लिम चेहरों को साथ लाने की जो कोशिश है वो सिर्फ संगठनात्मक विस्तार नहीं है बल्कि एक गहरे चुनावी संदेश की रणनीति के तौर पर भी उसको देखा जा सकता है। तो क्या समीकरण बिठाने की कोशिश की जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से और क्या स्ट्रैटेजी है और उत्तर प्रदेश में किस तरह से सियासी माहौल एक बार फिर गर्माते हुए नजर आ रहा है, तो ये सब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन मैं चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं और बात उत्तर प्रदेश की हो रही है। तो बेहद दिलचस्प कहीं ना कहीं ये माहौल होता है। हाल ही में कांग्रेस छोड़ने वाले पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बीएसपी के पूर्व मंत्री अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू को पार्टी में शामिल करने की तैयारी को समाजवादी पार्टी का मुस्लिम आउटरीच 2.0 कहा जा सकता है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो कभी मायावती के बेहद करीबी माने जाते थे, बुंदेलखंड में मजबूत पकड़ रखते हैं। वही अनीस अहमद, जी हाँ, वही अनीस अहमद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सक्रिय और प्रभावशाली भी माने जाते हैं, जिनका अपना वर्चस्व है, जहां वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति अक्सर चुनावी परिणाम जो है वहां पर तय करती है। इन दोनों नेताओं का सपा में आना सिर्फ चेहरों का जुड़ना नहीं है बल्कि एक क्षेत्रीय समीकरणों को साधने का प्रयास भी है। तो दोस्तों, अखिलेश यादव पिछले कुछ सालों में खुद को सॉफ्ट सेक्युलर और विकासोन्मुख नेता के रूप में पेश करने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने करीब 111 सीटें जीती और वोट शेयर जो है वो 32% के करीब पहुंचा था, जो बीजेपी के बाद दूसरा सबसे बड़ा था। यानी मुस्लिम मतदाताओं का जो बड़ा हिस्सा है वो उस चुनाव में सपा के साथ गया था। लेकिन राजनीतिक स्मृति लंबी होती है दोस्तों। दिवंगत मुलायम सिंह यादव की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति कुछ सार्वजनिक नरम बयानों ने मुस्लिम समाज के एक वर्ग को कहीं ना कहीं असहज किया था, अनकंफर्टेबल कर दिया था। इसके अलावा आजम खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों के दौरान सपा नेतृत्व की जो भूमिका है उसको लेकर भी एक वर्ग में खासी नाराजगी बनी रही। दूसरी तरफ हम जाएं बीएसपी प्रमुख मायावती को 2007 में मिली ऐतिहासिक जीत में मुस्लिम दलित समीकरण ने अहम भूमिका निभाई थी और कहीं ना कहीं ये बीएसपी की स्ट्रैटेजी हमेशा से रही है। लेकिन 2014 के बाद से बीएसपी का जो जनाधार है वो लगातार सिमटता जा रहा है। 2022 में बीएसपी महज एक सीट पर सिमट गई। मुस्लिम वोटर्स की अगर बात करें तो मुस्लिम वोटर्स का जो एक बड़ा हिस्सा है वो ये कहीं ना कहीं फील करता है, महसूस करता है कि बसपा यानी बीएसपी बीजेपी के खिलाफ अपेक्षित आक्रामकता नहीं दिखा पाई। और यही कारण है कि सपा इस खाली होती राजनीतिक जगह को भरना चाहती है। अब कांग्रेस की स्थिति पर आते हैं। कांग्रेस की जो स्थिति भी जो है उत्तर प्रदेश में कमजोर रही है। 2022 में पार्टी सिर्फ 2 सीटें जीत सकी और ऐसे में नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे नेता का कांग्रेस से बाहर आना इस बात का साफ संकेत है कि क्षेत्रीय राजनीति में अब भी सपा को बीजेपी के सामने मुख्य चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन देखिए दोस्तों, तस्वीर इतनी सीधी नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है।
यानी 2022 में AIMIM को भले ही कोई सीट ना मिली हो, पर कुछ क्षेत्रों में उसने वोट काटने की भूमिका निभाई थी। अगर मुस्लिम वोटों का विभाजन सपा, कांग्रेस, BSP और AIMIM के बीच होता है, अगर ये वोट बढ़ता है, तो इसका जो सीधा लाभ है वो बीजेपी को मिल सकता है। 2017 में दोस्तों बीजेपी ने 39% वोट शेयर के साथ 300 से ज्यादा सीटें जीती थी। तब विपक्ष बिखरा हुआ था। 2022 में विपक्ष के एकजुट होने से बीजेपी का जो आंकड़ा है वो 255 सीटों तक सिमट गया, लेकिन सत्ता बरकरार रही। फिलहाल उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुस्लिम विधायकों की जो संख्या है वो उनकी आबादी के अनुपात से काफी कम है। दोस्तों 2022 में 34 मुस्लिम विधायक चुने गए थे, जिनमें से ज्यादातर सपा से थे, और ये जो संख्या है वो कुल 403 सीटों का लगभग 8% है, जबकि आबादी करीब 19 से 20% है। प्रतिनिधित्व का ये जो असंतुलन है, जो इम्बैलेंस है, वो राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनता रहा है हमेशा से। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या सपा का ये जो नया दाव है वो मुस्लिम समाज को एकजुट कर पाएगा, या फिर जो नेतृत्व है, स्थानीय समीकरण है, राष्ट्रीय राजनीति के प्रभाव से जो वोटों का बिखराव है वो यूं ही जारी रहेगा। दरअसल अखिलेश यादव के सामने चुनौती जो है वो सिर्फ बीजेपी को हराने की नहीं होगी दोस्तों, बल्कि ये भरोसा भी दिलाने की कोशिश होगी कि उनकी जो राजनीति है वो स्थायी सुरक्षा और सम्मान का विकल्प है, ना कि केवल चुनावी मौसम की सक्रियता। क्योंकि जिस MY फैक्टर पर वो जीत हासिल करते आए हैं, या जो उनकी पार्टी का एक हार्डकोर समीकरण रहा है, वो कहीं ना कहीं अब उनसे कट गया है। अब उसी विश्वास को दोबारा बनाने की समाजवादी पार्टी को जरूरत है, तो उसकी परीक्षा भी इन विधानसभा चुनावों में देखने को मिलेगी। तो यानी सिर्फ हार जीत का सवाल नहीं है, बात है विश्वास का भी। अब समाजवादी पार्टी उस विश्वास को कैसे कायम करती है, ये भी देखने वाली बात रहेगी दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर हम बात करें तो इस राजनीति में मुस्लिम वोट हमेशा से किंग मेकर कहे जाते रहे हैं, लेकिन असली शक्ति उनके सामूहिक और रणनीतिक फैसले में निहित है। यानी आने वाला चुनाव सिर्फ सीटों का गणित नहीं होगा, बल्कि ये भी तय करेगा कि क्या राज्य की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी अपनी राजनीतिक आवाज को ज्यादा संगठित और प्रभावी बना पाती है, या फिर वही पुराना बिखराव परिणामों की दिशा तय करेगा। तो दोस्तों चुनावी शोर के बीच असली कसौटी यही होगी कि कौन सी पार्टी भरोसे, प्रतिनिधित्व और ठोस रणनीति के आधार पर स्थायी राजनीतिक साझेदारी बना पाती है। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसी ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।